So last class we have started bonding in coordination compound, in which I have discussed Werner's theory as well as EAN. EAN में मैंने कुछ एक CO होल 8 CO2 CO होल 8 का कल निकाल रहे थे, उसमें थोड़ा दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन फिर बाद में सही हो गया, 36 आ रहा था, राइट। खैर, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद VBT समझना ज्यादा आसान है, तो डोंट वरी, मैं VBT भी पढ़ाऊंगा, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद चलेगा। ठीक है, क्या थ्योरी है एंड ऑल अबाउट, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे। एज आई प्रॉमिस कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी है किसी के पास? एनीवन? दो। देखिए, अब मुझे बताना, मैं पहला लाइन पढ़ रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इस लाइन में कोई दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। हाँ, इंग्लिश तो आती है आपको, और थोड़ा बहुत साइंस भी आती है। देखो क्या लाइन है, पहला लाइन, ओए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between the metal ion and ligand. मतलब देखो, अभी तक जो हम यहाँ, नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जज्बात ही बदल दिया पहला लाइन देके। क्या बोल रहा है? मेटल और लिगैंड के बीच में कैसा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। मतलब एक फुल्ली फिल्ड और एक एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग जो है, वो हम अभी तक मान रहे थे। अभी तक जितने भी क्लास में मैंने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आपने देखा होगा लिगैंड्स आर लोन पेयर डोनर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यही चल रहा था अभी तक। अभी इस थ्योरी में पहला ही पॉइंट क्या बोल दिया कि मेटल और लिगैंड के बीच में 100% आयनिक बॉन्ड है। समझ गए? और एक चीज यहां पे नया बात सीख लेना, इतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है कि वाटर में जाने के बाद ये बॉन्ड नहीं टूटता। आपको याद होगा PbSO4 इनसोल्यूबल इन वाटर, कभी सुना है PbSO4 इनसोल्यूबल है? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो लैटिस एनर्जी चाहिए, PbSO4 भी है, गलती से मैंने ये लिख दिया, लेकिन चलो ये दोनों इनसोल्यूबल है। देख रहे हो, गलती भी सही से हो रहा है। हाँ, अरे होगा ये, थैंक यू सो मच। ये दोनों इनसोल्यूबल है। अगर केटायन एनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो क्या ये गारंटी देता है कि वाटर में जाकर ब्रेक हो जाएगा आयंस में? नहीं है गारंटी, क्योंकि देयर आर सम आयनिक कंपाउंड व्हिच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सिमिलरली, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल से हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या मान रहा है इन दोनों के बीच में? इसके और इसके बीच में कैसा बॉन्ड मान रहा है? 100% आयनिक, और इतना स्ट्रॉन्ग आयनिक है कि पानी में जाने के बाद फेरस और साइनाइड अलग नहीं हो रहा है। ये फेरस और साइनाइड एक साथ घूम रहा है वाटर के अंदर। मतलब अभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज स्टिल स्टेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल इन CFT। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी भी सिंगल एंटिटी की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, इवन इन वाटर, इवन इट इज हैविंग आयनिक बॉन्ड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चे, पानी में जाने के बाद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से वो आयंस में जरूर टूट जाता है, बट सारे आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं है वाटर। जैसे ये दोनों एग्जांपल दिया, ये वाटर में ब्रेक नहीं होता आयंस में। क्लियर है? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रेशन एनर्जी। एक कंसेप्ट है कि अगर ब्रेक करने में, आयंस में तोड़ने में अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए with respect to energy release when ions get hydrated, तो जनरली इनसोल्यूबल होता है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी टर्म पढ़ोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, तो वहां पे दो फैक्टर है, एक लैटिस एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी अपोज करता है सॉल्युबिलिटी को, और हाइड्रेशन ऑफ आयन सपोर्ट करता है। दोनों का रिजल्टेंट है डेल्टा एच सोल्यूशन। तो वो अलग कंसेप्ट है। खैर, हम लोग फिर से इस मॉडल पे रहते हैं। पहला पॉइंट क्या पता चला इस मॉडल के बारे में? लिखना शुरू करेंगे। CFT में सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला?
CFT इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, सेम एनसीईआरटी का लाइन लिख लेते हैं, आप एनसीईआरटी देख के भी लिख सकते हो. It is an electrostatic model which considers metal and ligand. It is an electrostatic model which consider metal ligand bond to be ionic, arising purely from. CFT is an electrostatic model which considers metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between metal ion and ligand. Electrostatic interaction between metal ion and ligand. Electrostatic interaction between metal ion and ligand. अच्छा ये बताओ, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है क्या? आयरन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, राइट? नहीं है क्या? अगर फेरिसाइनाइड में बोले तो आयरन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके चारों तरफ साइनाइड है. साइनाइड नेगेटिवली चार्ज है. मुझे लगता है कि गलत भी नहीं है. CFT है क्या गलत? मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो होगा ही ना जी. देखो ना, मतलब मेटल एटम की जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है, मेटल एटम जो है यहाँ पे उसकी जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, ऊपर से उसे प्लस चार्ज है, तो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा. इससे पहले आज तक क्या सीख रहे थे कि आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल में साइनाइड ने अपना लोन पेयर दिया है, शेयरिंग से हुआ है, लेकिन अनइक्वल शेयरिंग, सिग्मा कोऑर्डिनेट. यहाँ पे बोल रहा है सिग्मा कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है नहीं, इस थ्योरी में ये है. देखेंगे आगे ये क्यों ऐसा मान रहा है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. लेकिन बाद में जब तुम देखोगे ना तो सब हाइब्रिड ही है, मतलब आयनिक भी माना जाता है, कोवलेंट भी माना जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ आयनिक ही, आगे चल के देखेंगे आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, इसके फुल्ली फिल्ड और इसके एम्प्टी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी है. आपको पता है साइनाइड जो है नॉन क्लासिकल है, CO के जैसा है साइनाइड, यस नो? तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी है. मेरी बात आ रही समझ में? नाउ तो मुझे नहीं लगता कि पहला लाइन में किसी को डाउट है. सर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कैसे है? तो हम बोलेंगे देखो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर. क्या जी ओम? प्लस माइनस कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अच्छा इसमें डाउट तुम्हें ये आना चाहिए कि सर तो मेटल कार्बोनिल में तो प्लस माइनस है नहीं, फिर कैसे अट्रैक्शन? CO न्यूट्रल, आयरन न्यूट्रल है, CO भी न्यूट्रल है, नहीं? आपको याद है CO FeCO5 ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, फिर भी अट्रैक्शन है ना? यहाँ पर भी अट्रैक्शन बोल सकते हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और आयरन के पास जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन तो है ही ना. आयरन ने सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखा ही है, पकड़ के रखा है, साथ साथ इसके नियर बाय में CO आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखेगा. दो न्यूट्रल एटम के बीच में या स्पीसीज के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है अगर इसका प्लस डोमिनेट कर रहा है, मतलब इसकी जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रही है और इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा CFT भी फेल हो रहा है. अगर CFT आयनिक मॉडल है तो मेटल कार्बोनिल्स मस्ट नॉट बी हाईली स्टेबल, जबकि पता है मेटल कार्बोनिल्स आर हाईली स्टेबल. मेरी बात समझ रहे हो? मेटल कार्बोनिल क्यों स्टेबल होगा? अगर आयनिक है तो तरीके से दो न्यूट्रल स्पीसीज क्यों ही अट्रैक्ट करेगा? तो CFT की अपनी लिमिटेशन भी है थोड़ा बहुत. अगर मैं 100% आयनिक मानूं मेटल और लिगैंड के बॉन्ड को, तो मेटल कार्बोनिल मस्ट नॉट बी वेरी स्टेबल. ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, तुम भी बोलोगे हाँ सर चलिए मान लेते हैं कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, न्यूट्रल है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा CO का. तुम भी बोलोगे ठीक है सर मान लेते हैं, लेकिन हाईली स्टेबल नहीं मानना चाहिए. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं हो सकता. लेकिन ये मेटल कार्बोनिल्स आर हाईली स्टेबल, उसका रीजन एक्चुअल में नॉन क्लासिकल लिगैंड में छुपा हुआ है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल देखोगे, CFT देखोगे तो CO उतना स्टेबल नहीं होना चाहिए, मतलब FeCO5. मेटल कार्बोनिल्स मस्ट नॉट बी वेरी स्टेबल. लेकिन फिर बाद में देखेंगे कि CFT थ्योरी ही है, वो जस्टिफाई कर रहा है चीजों को. ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें बदल रही है उसमें आगे भी हम लोग
देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक काम करो, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ो पहले सब लोग, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीईआरटी निकालो, सीएफटी का सारा पैराग्राफ पढ़ो, लिखो इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। सीएफटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल central metal atom or ion is positively charged, is considered to be positively charged. In this electrostatic model, central metal atom और ion, शॉर्ट में हमेशा ऐसे ही लिखा करो, CMA और ion, है ना, is considered to be positively charged sphere and ligands are considered to be point charge. Point charge ब्रैकेट में नेगेटिवली लिख सकते हो। जैसे आप देखोगे एनसीईआरटी में लिखा है कि एनायंस, अगर लिगैंड एनायनिक है तो पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, और अगर वही लिगैंड न्यूट्रल है तो पॉइंट डाइपोल है, ऐसा लिखा है। न्यूट्रल लिगैंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट डाइपोल एंड नेगेटिवली चार्ज लिगैंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट नेगेटिवली चार्ज। पॉइंट चार्ज आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में समझते होंगे क्या होता है। पॉइंट चार्ज समझते हो ना इलेक्ट्रोस्टैट में? क्या मतलब, जो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है इसको हमने क्या माना है? पॉजिटिवली। हालांकि देखो मेटल कार्बोनिल में ये पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या मानेंगे? इसका कौन सा चार्ज डोमिनेटिंग है? प्लस वाली। और इसको क्या मान रहे हैं? पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल, और डाइपोल में भी देखो डाइपोल प्लस माइनस होता है बच्चे, तो इसका माइनस, डाइपोल का माइनस न्यूट्रल लिगैंड है तो उसको डाइपोल मान रहे हैं, और उसका माइनस न्यूट्रल सेंट्रल मेटल एटम के प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसको डाइपोल नहीं मान रहे, इसको पॉजिटिवली चार्ज ही मान रहे कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो काफी अच्छे से दिख रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। बोलो नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और लिगैंड्स क्या है? तो हमको नेगेटिवली एंकर प्रॉब्लम चार्ज, बस इतना है कि इसको पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। मतलब ये, सो दिस इज PyQ क्या, ठीक है? ए साइड दे रखा है, और ये डायग्राम बना लो जल्दी से। हाउ मेनी वन, और इन दोनों के बीच में कैसा प्यार मोहब्बत है? F(1) + इलेक्ट्रोस्टैटिक 14 आयनिक। CFT considers metal ligand bond to be 100% ionic, purely ionic, ठीक है? CFT considers metal ligand bond to be 100% ionic. ओके, नाउ कल कंप्लीट कर दूंगा ये चैप्टर, थोड़ा सा टाइम दो, अभी पूरा इसको पूरा यूज करते हैं, ठीक है? टाइम को इधर उधर की बातें नहीं करते, सुबह से एज इन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, साइलेंस, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास, जैसे आयरन है, आयरन ही मान लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ऐसा है, समझ गए? अगर आयरन मान लो कॉम्प्लेक्स बनाने के समय +2 पे चला गया या +3 पे चला गया, तो क्या यहाँ पे चेंजेस आएगा? 3d6 हो जाएगा, 4s0, 4p0, 4d भी है इसके पास। ये ध्यान रखना, आयरन के पास 4s 4p 4d है, क्योंकि फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। 4s में इलेक्ट्रॉन था, वो भी गया, लेकिन आयरन का 4p और 4d खाली है। उसी तरह Fe+3 में क्या होगा? देखता हूँ, शायद मोबाइल में लगने के बाद ही लाइट आती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, 3d5 रिकॉर्ड कर लिया, मेरी वीडियो में आवाज ही नहीं आ रही, ऐसा है। अब गौर करना, जो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास जो D है, इनर D, आउटर D नहीं, ध्यान रखना, आयरन के लिए इनर D का मतलब होता है 3D, और आयरन के लिए आउटर D का मतलब होता है, ढंग से लगा नहीं होगा, 4D। यहाँ पर भी देखो इनर D यही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयरन के इनर डी में इलेक्ट्रॉन्स है ना? अब चालू हुआ ये, आउटर डी आयरन का क्या है? खाली है। नहीं हुआ था ना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। वैसे भी आवाज आता, अगर ये आयरन आइसोलेटेड है, फुल है वॉल्यूम, या एक आयरन के क्रिस्टल में बहुत सारे आयरन एटम टुगेदर है, राइट? ये कुछ भी आवाज नहीं है, जीरो आवाज आई है।
ध्यान से सुन, एक आयरन एटम अगर आइसोलेटेड है या इसमें आ रही है एक आयरन एटम दूसरे आयरन एटम के साथ है, मेटालिक क्रिस्टल, कभी बताया था मेटालिक क्रिस्टल कैसा होता है? मेटालिक बॉन्ड, सारे मेटल एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। फर्स्ट मेटल का न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता ही है, साथ साथ उसके नियर बाई में जो अदर एटम है उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। कभी पढ़ाया था मेटालिक बॉन्ड, डीएनए ब्लॉक में भी रिसेंटली पढ़ाया था। बोलो, तो हो क्या रहा है कि जब कोई आयरन एटम आइसोलेटेड है या आइडेंटिकल एटम्स के प्रेजेंस में, या फिर ये आयरन एटम एक यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म फील्ड जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस रूम में यूनिफॉर्म फील्ड है और यहाँ आयरन एटम है, 1 2 3 4 ऐसी वाली बात। तो बोला जाता है कि आयरन एटम अगर यूनिफॉर्म फील्ड में है तो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, वो तो एज इट इज है जैसे रखा गया है, जैसे होन सब्बा और ये सब ने उसको रखा है वैसा ही है। आ रही है मेरी आवाज? बाहर वाला भी आउटर मोस्ट जो डी है, सॉरी आउटर मोस्ट इनर डी जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 उसके भी पांचों डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रखना है तो कैसे रखेंगे? सिंगल ही भरेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ऐसे। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रखना है तो कैसे रखेंगे? देखो रिकॉर्ड बंद कर दो, चेक ऐसे रख देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनी मेटल और देयर कैटायन इफ प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, इफ आइसोलेटेड नो फील्ड इज देयर, और इफ प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म फील्ड, आ रही है क्या? देयर इनर डी डीजनरेट, और वो पहले से भी डीजनरेट ही है, उनसे तो यही बोल के रखा है कि वो डीजनरेट है। डी सबसे लो 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो डीजनरेट होते हैं। सो एनी मेटल एटम और आयन इफ इन यूनिफॉर्म फील्ड, देयर इनर सबसेल्स आर एज इट इज, उसको बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी बताओ, इस आयरन को अगर कोई अप्रोच करेगा तो ज्यादातर किसके बीच में इंटरेक्शन होगा? जो अप्रोच कर रहे हैं वो और इसके डी इलेक्ट्रॉन्स में। गुड टू गो। अगर मान लो इस आयरन को लिगैंड अप्रोच कर रहा है तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इस आयरन के 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन भी होगी, मानते हो? अगर इस आयरन को कोई भी न्यूट्रल आयरन को भी, न्यूट्रल आयरन के केस में तो पहले ये इंटरैक्ट करेगा, राइट? अगर न्यूट्रल आयरन है और इसको मान लो CO अप्रोच कर रहा है, जैसे FeCO5 के बारे में सोचो, FeCO5, इसका मतलब यहां आयरन क्या है? न्यूट्रल है। जब 5 CO आयरन को अप्रोच करेगा तो CO के इलेक्ट्रॉन्स और आयरन के कौन से इलेक्ट्रॉन में पहले रिपल्सन होगा? 4s वाले में। सब लोग समझ रहे हो? क्या उस केस में हमें इसके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? आपको पता है केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एंड डीएनए ब्लॉक में वैलेंस एज वेल एज पेनल्टी में डी। डीएनए ब्लॉक में फिक्स है, तभी तो उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उस दिन बताया था। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स तो है ही ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ चेंज इज द डी ऑर्बिटल, क्योंकि वो बाहरी, वो ऐसे लिटरली प्रोट्रूड होता है वो, तो उस हिसाब से फिर FeCO5 में पहले डी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। देखो, जो ये ऑर्बिटल्स है मेनली सबसे पहले वैलेंस शेल, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहले किससे निकालोगे? आउटर मोस्ट से। उसी तरह से जो इंटरेक्शन वाली बात है इससे पहले ही होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें 2 है, एस में एक डब्बे में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसमें 4 अनपेयर्ड है और डी ज्यादा एनर्जी के लिए 3D, तो फिर वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरेक्ट ये करेगा जरूर, उसमें डाउट नहीं। बात समझ रहे हो? पहले कौन करेगा? इस केस में पहले यही करेगा, कंफर्म है ना? फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये सारे मेटल या कैटायन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो इसके 4s हो या 3D हो, उसको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है। 4s और 3D, 4s अपना एज इट इज रहेगा, 3D भी जो 5 डब्बे हैं वो एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, डीजेनरेट रहेगा। अगर इस केस में 5 अगर CO ने अप्रोच करना शुरू किया, किसको? आयरन को, तो ये CO के इलेक्ट्रॉन
और जो आयरन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है 4s एंड 3d का इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्सन भी होता है। देखो नेट फोर्स तो अट्रैक्टिव ही है तभी तो पास आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल सीएफटी क्या मानता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल मतलब न्यूट्रल आयरन और सीओ के बीच में नेट अट्रैक्शन ही है, लेकिन जैसे जैसे सीओ आयरन के तरफ आएगा, सीओ के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन के पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन्स, और जो आयरन का 4s और 3d का इलेक्ट्रॉन्स है उसमें रिपल्सन होगा। क्लियर है? उसी तरह से बताओ इस कॉम्प्लेक्स में FeCN होल 6 माइनस 4, इसमें क्या लग रहा है? 6 साइनाइड, 6 साइनाइड किसके तरफ आ रहा है? आयरन 2 प्लस के पास। यहां तो वो तकलीफ भी खत्म हो गया, 4s है ही नहीं। तो बताओ यहां पे जब 6 साइनाइड आयरन 2 प्लस को अप्रोच करेगा तो किसको सबसे ज्यादा, देखो नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, फिर से वो अप्रोच करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे जैसे साइनाइड पास आएगा आयरन 2 प्लस के, आयरन का जो 3d6 है उसके इलेक्ट्रॉन्स और साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन भी होगा। गुड। उसी तरह से इसमें भी एग्जांपल ले लो, FeCN होल 6 माइनस 3, फेरी साइनाइड। फेरी साइनाइड में भी 6 साइनाइड Fe3 प्लस को अप्रोच करेगा तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, पता है इसके बीच, इसके पास +3 है, इसके पास -1 है, तो नेट फोर्स तो अट्रैक्टिव ही है। लेकिन एज साइनाइड अप्रोचेस टुवर्ड्स फेरिक आयन, द 3d5 इलेक्ट्रॉन and the electron of cyanide is again having repulsion, still net force attractive, तभी वो पास आता जा रहा है। गुड टू गो। नाउ अगर मान लो लिगैंड्स नहीं आते तो क्या ये 3d6 3d5 और इन सब में कोई चेंजेस लाते? आइसोलेटेड है, कोई चेंज नहीं लाते। सीएफटी ये बोल रहा है कि when ligands are approaching towards the central metal atom or ion, the inner d electron of central metal atom ion which is present in 3d 4d 5d, 3d सीरीज स्कैंडियम टू जिंक में 3d में होगा, इट्रियम टू कैडमियम में इनर इलेक्ट्रॉन 4d में होगा, याद है? लेंथेनम फिर HF टू मरकरी में इनर इलेक्ट्रॉन 5d में होगा, राइट? Whenever ligands are approaching towards the central metal atom or ion, the inner d subcell will lose their degeneracy in the presence of field of ligand, in the presence of crystal field of ligand, ऐसे बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब लिगैंड्स सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएगा, आयन की तरफ आएगा, तो सेंट्रल मेटल आयन का इनर डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनर डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से ये जो पांचों डब्बे हैं वो डीजेनरेट नहीं रह पाएगा, इन पांचों डब्बों की डीजेनरेसी लूज हो जाएगी और वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, T2G सेट और EG सेट। समझना क्या बोल रहा हूं? कब डीजेनरेट था ये पांचों डब्बे? जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में था या आइसोलेटेड था या मेटालिक क्रिस्टल के अंदर था, तो वो सारे पांचों डब्बे क्या थे? डीजेनरेट थे। लेकिन फील्ड ऑफ लिगैंड इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो लिगैंड सिमेट्रिकली आ रहा है, लेकिन ये बोलना कि एकदम एट ए टाइम अगर मान लो सेंट्रल मेटल से 10 एंगस्ट्रॉन ऊपर है लिगैंड तो नीचे वाला लिगैंड भी 10 एंगस्ट्रॉन नीचे ही होगा, ये गलत है बोलना। When ligands are approaching towards the central metal atom from different axes, their field will be non-uniform. And in the presence of non-uniform field, all the central metal atom or ion will change their degeneracy. Will change their degeneracy. कौन से सबसेल का मेनली? इनर डी का डिजेनरेसी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इनर डी का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, बाकी कोर वाले में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स जहां है उसकी डिजेनरेसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मेरी बात आ रही समझ में? एंड जैसे इसकी डिजेनरेसी चेंज होगी, मतलब ये 5 डब्बे 3 और 2 में बढ़ जाता है। अभी बताएंगे कैसे बढ़ जाते हैं। अब एक बार पढ़िए फिर से एनसीईआरटी, एक बार फिर से रीड कीजिए सारा पॉइंट। ओके, सो लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखिए, the 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion, the 5 एनसीईआरटी का ही लाइन है लेकिन अब समझ में आएगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। the 5d orbitals in an isolated, 5d ऑर्बिटल कौन सा? इनर वाले है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर बट इनर, जिसमें इलेक्ट्रॉन है। हाँ देखो ना, आउटर
बट इनर जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बोल रहा हूँ। इधर से चलने वाले सबसे लास्ट में जो डी आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसका बात कर रहे हैं। आयरन के लिए कौन सा डी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं? 3D का। जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसका बात कर रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो तो डिजेनरेट है ही, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। क्या लिखा? द 5D ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैं देखो एनसीईआरटी का लाइन को समझाने की कोशिश करो। यहाँ पे कौन सा 5D ऑर्बिटल की बात हो रही है? अगर आयरन है तो 3D, इट्रियम टू कैडमियम होता तो 4D की बात हो रही होती, है ना। लेंथेनम, HF और मरकरी अगर होता तो 5D की बात हो रही होती। मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे लास्ट वाला डी जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी पीडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बाद वाला पीडी का बात नहीं कर रहे हैं। ये डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मेटल एटम का लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट एनर्जी डी ऑर्बिटल्स होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखा? द 5D ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट। that is they are degenerate that is they are degenerate degenerate मतलब समझ रहे हो? having same energy, full stop। अब देखो यहां पे क्या लिख रहा है? this degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of negative charges surrounds the metal atom or ion। अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम को सिमेट्रिकल फील्ड सराउंड करता है तो इसकी डिजेनरेसी मेंटेन रहती है। मैंने अभी बोला ना, किसी भी मेटल एटम को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दो, या फिर मेटालिक क्रिस्टल के अंदर हर मेटल एटम का जो डी में इलेक्ट्रॉन है वो डिजेनरेट। अगर आइसोलेटेड फेरस आयन है, फेरिक आयन है, या आयरन ही आइसोलेटेड है, या ये सारे मेटल या आयन यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो उसकी जो डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर वाली, उसकी डिजेनरेसी मेंटेन्ड है। क्या बोला, समझ में है? मैं हर लाइन को एनसीईआरटी का समझा रहा हूं, एनसीईआरटी के लाइन से ही तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वहां पे, फिर से बोलो। हाउ एवर वेन दिस, एनसीईआरटी देख के लिख सकते हो, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये सारे मेटल या आयन यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो इन सब की डिजेनरेसी मतलब जैसा है वैसा ही है। हाँ, ये पांचों डब्बे इक्वल एनर्जी वाले हैं, बस इतना ही बात है। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम आयन को लिगैंड्स या कोई भी अप्रोच कर रहा है, लेकिन जो अप्रोच कर रहा है उसकी फील्ड भी सिमेट्रिकल है, उसकी फील्ड सिमेट्रिकल है, तो भी ये मेंटेन रहेगा। जो आ रहा है वो सिमेट्रिसिटी के साथ आ रहा है, उसके कंबाइंड सब मिला के, मतलब जितने लिगैंड्स आ रहे हैं वो सिमेट्री के साथ आ रहा है, तो भी ये मेंटेन रहेगा। और एक चीज आगे चल के सीखोगे, जो आ रहा है अगर उसका फील्ड ही बहुत वीक है, सुन ले इधर सब लोग, एवरीवन, जो लिगैंड्स आ रहे हैं, प्लीज ध्यान, जो लिगैंड्स आ रहे हैं अगर उसके फील्ड भी बहुत वीक है तो भी ये मेंटेन रहता है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो मैं देखूंगा हर केस में जब लिगैंड आएगी ना, तो इसकी इसकी डिजेनरेसी लूज हो जाएगी हर केस में। एक केस बस एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि अगर एकदम 100% सिमेट्री के साथ आया तब इसकी डिजेनरेसी मेंटेन रहेगी। मतलब यहाँ पे तीन बातें, अगर ये मेटल एटम और आयन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो मेंटेन्ड है, मेटालिक क्रिस्टल के अंदर है तो भी मेंटेन्ड है, कोई फील्ड में नहीं है, आइसोलेटेड है तो भी मेंटेन्ड है, साथ साथ कुछ आयन से अप्रोच कर रहे हैं बट 100% सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं तो भी मेंटेन्ड है। क्लियर हुआ? हर लाइन के पीछे मैं 10-15 लाइन बोल रहा हूं, बार बार रिपीट भी कर रहा हूं, समझ ले। क्या लिखा है यहाँ पे? हाउएवर this degeneracy is maintained if a symmetrical field of negative charges surround the metal atom or ion। उसके बाद का लाइन है अब। However, क्या लिख रहा है? When this negative field is due to ligands, either an ion negatively charged or positively charged or neutral molecule in a complex, it become asymmetrical and the degeneracy of d orbital is lifted। क्या हुआ यहां, समझ में आ रहा है? कोई आयन या न्यूट्रल एटम बहुत सिमेट्रिकली आ रहा है तो भी इस पांचों डब्बे की एनर्जी सेम है,
लेकिन ऐसा देखा गया जब भी लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तो उसका फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, सिमेट्रिकल नहीं होता। क्या लिख रहा है? हाउ एवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगैंड्स, क्या लिखा है दिख रहा है? व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगैंड्स either anion or negative end of dipolar molecule like ammonia water in a complex, it becomes asymmetrical and the degeneracy of d orbital is lifted, ये degeneracy is lost। आगे लिख रहा है it results in a splitting of d orbital, it results in splitting of d orbital। ये सारा लाइन अभी पॉइंट वाइज आपको लिख देना है ना? लास्ट वाला लाइन और इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला लाइन सुन लो फिर लिख देना। बोल रहा है कि जो स्प्लिटिंग है, जो पांचों डब्बे टूटेंगे, आपस में ब्रेक हो जाएंगे, उसकी एनर्जी अनइक्वल होगी इन पांचों डब्बों की। ये जो 5 डब्बे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी पहले, और ये पांचों डब्बों की एनर्जी इक्वल भी नहीं रहेगी। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ दिस डब्बा डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगैंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम एज वेल एज देयर स्ट्रेंथ, देयर फील्ड। ये पांचों डब्बे किस तरह से स्प्लिट होंगे, 2 डब्बे ऊपर 3 नीचे, या 3 डब्बों की एनर्जी ज्यादा 2 की कम, वो किस तरह से होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो लिगैंड के फील्ड पे। देखो लास्ट में क्या लाइन लिखा है? इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आगे क्या लिख रहा है? द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग, क्या लिख रहा है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगैंड एज वेल एज, यहाँ पे वो लाइन नहीं है, वो लाइन भी लिखना है, एज वेल एज क्या? नंबर ऑफ ligands approaching towards the central metal atom or ion, that is coordination number। मेरी बात आ रही समझ में? तो एनसीईआरटी का पूरा लाइन पॉइंट वाइज लिख दीजिए जल्दी से। क्रिस्टल फील्ड जो एनायन लिगैंड का अपना नेगेटिव फील्ड है, वही लिगैंड का फील्ड को क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, जो लिगैंड का अपना नेगेटिव फील्ड है, मुझे लगता है ना कि 1-2 बार और पढ़ लो एनसीईआरटी, कोई लाइन में तकलीफ है अभी तक जो मैंने जहां तक पढ़ाया है, मुझे पूछो राइट नाउ। सो जब भी लिगैंड्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन को अप्रोच करेगा, उसका फील्ड सिमेट्रिकल नहीं होता है। पहला बात समझ में आया? और अनसिमेट्रिकल फील्ड के वजह से और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल के इनर डी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन की वजह से ये जो सेंट्रल मेटल एटम का डी है, उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, और वो पांचों जो डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल का 5 जो ऑर्बिटल है, उसकी डीजेनरेसी लूज भी हो जाती है। और वो किस तरह से स्प्लिट होता है, ये जो 5 डब्बे हैं वो किस तरह से स्प्लिट होता है? द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द फील्ड ऑफ लिगैंड, क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगैंड एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब हेडिंग क्या देंगे हम लोग? स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हेडिंग दो, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोई पूछे सीएफटी क्या है, तो एक लाइन में अब आगे ये भी बोल सकते हो कि सीएफटी में डी के 5 जो डी सबसेल के 5 डब्बे हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखो एक आइडिया, इतना कुछ तो है ही कि आयनिक मॉडल है, वो सब है वगैरह वगैरह, लेकिन जज्बात में क्या याद रखना है कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ही क्या है? सीएफटी है। शॉर्टकट में ये मुझे बताओ, कोई सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और ये मान लो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसा एक्सिस है। मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। 6 लिगैंड्स विल अप्रोच। देखो एक लिगैंड इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दिख रहा है? एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, जेड एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस यहाँ जो ओरिजिन है ना इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ओरिजिन में हमने मान लिया मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, गुड टू गो।
यहाँ से लिगैंड अप्रोच कर रहा है, इधर से भी लिगैंड अप्रोच कर रहा है। देखो लग रहा होगा सिमेट्री, लेकिन उसका फील्ड सिमेट्रिकल नहीं है, समझ रहे हो। 6 ligands are approaching along the axis to the central metal atom or ion। क्यों नहीं है exactly symmetrical? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस बराबर होगा। अगर बॉन्ड ligand का हाँ ligand का टाइप अलग रहा तो नहीं, टाइप सेम है तो भी ऐसा नहीं बोल सकते कि नेचर इतनी सिमेट्री के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आया है। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? मतलब अगर ligand का टाइप सेम है और न्यूक्लियस भी सेम है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो एडिशन कंपाउंड में 2 सॉल्ट ऐड किया और वहां कॉम्प्लेक्स बना, तो वहां बहुत सारे आयन है ना, एक दो तो आयन है नहीं। ऐसा भी है ऐसे तुम्हें लग रहा है 6 है, लेकिन वहां बिलियंस ऑफ आयन है, और उसमें से 6 जो है इसके साथ जुड़ेगा। जैसे तुमने वहां पे क्या था, FeSO4 और KCN साथ में डाल दो और फिर वाटर वेपराइज करो एनोड, वो सब जैसे बनाया था, तो Fe से फेरस आयन आ जाएगा, KCN से साइनाइड आ जाएगा। एट ए टाइम क्या एक साइनाइड है या 6 है, वहां बिलियंस ऑफ साइनाइड है, बिलियंस ऑफ आयरन एटम है। तो जैसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके हिसाब से हम बिल्कुल नहीं बोल सकते उसका फील्ड सिमेट्रिकल होगा। नहीं वो बराबर है, बट अगर ligand का टाइप सेम है तो भी नहीं होगा, वही तो हाँ, समझा रहा हूँ। तो फिर अगर अपन बस एक आइसोलेटेड इसके लिए देखते हैं, वो भी बात मानता हूँ कि बिलियंस रहेगा, वो तो रहेगी, बट जो बॉन्ड बना रहा है इस न्यूक्लियस के साथ में, वो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक अट्रैक्शन ड्यू टू उस केस में भी स्प्लिटिंग होगा, मैं बताऊं, सिमेट्रिकल भी है ना, तो भी हो सकता है स्प्लिटिंग। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। ये बताओ डी सबसेल, ठीक है, उस पर और डिस्कशन करेंगे। डी सबसेल में क्या डी सबसेल को हम एक्सियल नॉन एक्सियल में बांट सकते हैं? कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है? एक्सियल में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आते हैं। देखो अगर ये जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर ये है, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये डी जेड स्क्वायर, बीच में एक डोनट टाइप स्ट्रिंग है, याद है। और अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग ये दोनों है, मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग। ध्यान रखना ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, ऐसे बोर्ड पे ही दिखा रहा हूं। ये दोनों लोब मान लो बोर्ड पर है, तो ये चारों लोब हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो। गुड टू गो, क्योंकि ये जेड एक्सिस माना है तो एक्स वाई एक्सिस ऐसे होगा ना, एक्स एक्सिस ये होगा, वाई एक्सिस ये होगा, प्लेन अलग अलग होंगे। उसी तरह से डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये सब नॉन एक्सियल होता है। और इसमें नॉन एक्सियल क्यों बोलते हैं, देखो अगर ये एक्स और ये वाई है तो जो इसके 4 लोब्स होंगे, एक्स वाई प्लेन पे जरूर होगा लेकिन एक्सिस के लोग नहीं हो, समझ में आए। उसी तरह से अगर ये मान लेते हैं y और ये z है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे, डी वाई जेड। ये क्या कहलाएगा, डी एक्स वाई। आ रहा है समझ में। उसी तरह से यहाँ नॉन एक्सियल में एक और लिख सकते हैं, अगर ये x और ये z है तो ये क्या कहलाएगा, डी एक्स जेड। ये सब नॉन एक्सियल क्यों है ये तीनों, क्योंकि इसके जो 4 लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, समझ गए ना। उसके जो 4 लोब हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं है। अब देखना तुम थोड़ा सा जो वो जो माइंडसेट है कि क्या होगा, स्प्लिटिंग सिमेट्री क्यों नहीं है जब सिमेट्रिकल लिगैंड्स भी है, उससे भी अलग आंसर आएगा अभी, ठीक है, अभी जस्ट आने वाला है, ध्यान देना। मुझे बताओ, बोला जाता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and the 6 ligands are approaching 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है। मतलब 6 ligands are approaching towards the central metal atom and central metal atom is supposed to be at the origin। एक इधर से आया, एक इधर से आया, ऐसे आ रहा है। तो मुझे बताओ इसके जो, अगर मान लो ये आयरन ही होता तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 ऐसे। जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि वो इनर है। इन सारे इलेक्ट्रॉन को उस मेटल का न्यूक्लियस ने
इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक चीज, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा भी बोल रही थी, क्या वर्ड यूज किया था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, क्या था, प्रोट्रूड, मतलब वो बाहर निकला हुआ है, ऐसा ना। तो ज्यादातर इसके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मेरी बात समझना, यहीं पे अभी स्प्लिटिंग समझा दूंगा तुरंत। जब ये 6 लिगैंड अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, तो ये नेट फोर्स तो अट्रैक्टिव ही है, तभी वो आ रहा है उसकी तरफ। लेकिन जैसे जैसे वो आ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम का जो आउटर डी है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, आउटर डी, जिसको हम इनर डी बोल रहे थे बार बार, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे आउटर मोस्ट डी सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? इसके इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। उससे क्या होगा फिर, इसका जो 5 डब्बा है बच्चे, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाद में, इसके पांचों जो इस सबसेल के जो 5 ऑर्बिटल है, जो उधर मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी। फील्ड यूनिफॉर्म है नहीं। तो सबसे पहला बात देखो क्या होता है, ऐसे समझना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा देखो, डायग्राम कैसा बना रहा हूं ध्यान देना। मान लो ये एनर्जी एक्सिस है, ये जो इनर डी है ना बच्चे, जिसमें 5 डब्बे हैं, उसकी सबसे पहले एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होती है? पहले तो लिगैंड के फील्ड के वजह से जो इनर डी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एनर्जी लिफ्ट अप हो जाती है, और साथ साथ ये 5 डब्बे इस तरह से स्प्लिट हो जाता है, 3 नीचे और 2 ऊपर। अब मुझे ये आपसे आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, 2 ऊपर क्यों गए और 3 नीचे क्यों रह गए। इसका आंसर बोर्ड पे है, मैं बता दूं। और एक्सियल वाला ही ऊपर क्यों गया? क्योंकि जो लिगैंड है वो एक्सियल ही आ रहा है। लिगैंड कैसे आ रहा है? एक्सियल ही आ रहा है। और इसके पास जो 5d ऑर्बिटल है, उसमें जो एक्सिस के अलोंग था, उसको ज्यादा रिपल्सन मिला। और एक्सिस के अलोंग कौन था? dz² एंड dx²y²। तो जब 6 ligands are approaching toward the central metal atom or ion because of net electrostatic attraction according to CFT, net force तो attractive ही है, then there is repulsion also started between the d electrons as well as the electrons of the ligand, and because the d subcell having 2 orbital along the axis and ligands are also approaching towards along the axis, so axial d orbital get more repulsion with respect to non axial। तो पहले तो रिपल्सन सबको मिला जिससे उसकी एनर्जी बढ़ी, और बाद में जब वो बहुत पास आ गया तो ये जो 5 डब्बे हैं वो फर्दर डिजेनरेट नहीं रहा, उसमें स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिट होके जो 2 डी ऑर्बिटल ऊपर गया, dz² एंड dx²y², इसी को कलेक्टिवली ईजी सेट बोलते हैं। इसको एक साथ क्या बोलते हैं? इसी का एक नया नाम है ईजी सेट। और dxy, dxz, dyz, इसका नाम है T2G सेट। बस नाम रखा गया इस तरह से। मतलब अब मैं तुम्हें बताऊं कि देखना, बड़ा अच्छा भी तुम्हें समझ में आएगा कि जब हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हमें देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। आयरन +3 पे है, गुड टू गो। हमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3t2g, 3ez, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद जो 5d में 5 सबसेल, d सबसेल 5 ऑर्बिटल थे, उसमें चूंकि ऑक्टाहेड्रल है ना, तो किसकी एनर्जी कम है? क्या ईजी सेट बोलते हैं ना? 3t2g 3eg। हाँ, तो 3t2g
N ये 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चे, नहीं नहीं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, वो ऑर्बिटल के सामने सबसेल के सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाया। फिर से रिपीट करें, अगर इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोलेगा तो हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट 3d5 है इस केस में आयरन प्लस 3 है तो 3d5 है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3d5 है ही नहीं, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और 2 की एनर्जी ज्यादा है, और 3 जिसकी एनर्जी कम है वो नॉन एक्सियल भी है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एक्सियल भी है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ऐसे डब्बे दिखाने पड़ेंगे 3 और 2, और जिसमें एनर्जी गैप भी ठीक ठाक दिखानी पड़ेगी, एनर्जी गैप भी ठीक ठाक दिखानी पड़ेगी। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो। सो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे जज्बात, लिखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर ये डायग्राम उतार लेंगे, दिक्कत नहीं है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ligands approaches toward the central metal atom or ion. In octahedral complexes, 6 ligands approaches towards the central metal atom or ion. In octahedral complexes, 6 ligands are approaching towards the central metal atom or ion. In octahedral complexes, 6 ligands are approaching toward the central metal atom or ion. ब्रैकेट में लिख सकते हो सेंट्रल मेटल कंसिडर टू बी एट ओरिजिन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एट ओरिजिन, ऐसे जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज एट ओरिजिन, ब्रैकेट क्लोज, है ना। क्या लिखा? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन 6 लिगैंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यही ना, 6 लिगैंड्स आर, they are doing so axially, they are doing so axially, they are doing so axially, है ना, from positive and negative direction of axis, x y z सब, है ना, from positive and negative direction of axis। अच्छा वो आ क्यों रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, नेट अट्रैक्शन है, इसलिए आ रहा है। सीएफटी बोलता है नेट अट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वी नो दैट the outermost d subcell of central metal atom or ion having electron, we know that outermost d subcell of central metal atom or ion, short में CMA ऐसे लिखना है, we know that outermost d subcell of central metal atom or ion having electron, comma, has 5 orbitals, has 5 orbitals, has 5 orbitals, full stop. Out of these 5 orbitals, 2 axial and 3 non-axial. Out of these 5 orbitals, 2 axial and 3 non-axial as shown। वो डायग्राम बना लो, उधर वाली डायग्राम बना लो। ये कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ा रहा था तो ये वीडियो दिखाया था आप लोगों को कि ये देखो px py pz है, ये क्या है? px py pz, सबको दिख रहा है जी? बोलो, म्यूजिक सही है ना? अच्छा हाँ हाँ, ये एक मिनट, देखो मैं क्या बोल रहा था, प्लेन क्यों अलग है उसको ध्यान में रखना है। देखो ये है 4 लोब लेकिन नॉन एक्सियल है, और ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, सबको दिख रहा है? अब एकदम फोकस करना, प्लेन चेंज होगा लोब्स का। देखो ये है डी एक्सजेड, एक्सजेड प्लेन में, ये दिख रहा है? देखो सही दिख रहा है? जो उधर ड्रॉ किया है डायग्राम ना, अलग अलग प्लेन है बच्चे,
लेकिन ये भी कैसा है, नॉन एक्सियल। अच्छा, इसके बाद देख, ये म्यूजिक में कॉपीराइट आ सकता है क्या? मैं सर इसलिए बोलने वाला था ठीक है, कोई नहीं। ये समझ में आया सबको? अलग अलग प्लेन है, तीन नॉन एक्सियल है और दो एक्सियल है। इसमें एक्सियल वाला जो dz स्क्वायर है काफी अच्छा डायग्राम दिखता है, देखना अभी। ये देख, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्सिस के लॉन्ग है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब देखना dz स्क्वायर, ये देख डोनट टाइप स्ट्रक्चर बीच में दिखा, तो कितना प्यारा दिख रहा है। तो 6 लिगैंड जो आता है वो किधर से आ रहा है, अभी नेक्स्ट पॉइंट वही लिखाने वाला हूं मैं। 6 लिगैंड जो आएगा वो किधर से आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा, है ना। लिखो, आगे लिखो। ये डायग्राम तो बनाना है, ये अभी नहीं बनाना है, अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, है ना। द रिपल्सन बिटवीन axial d electrons, the repulsion between axial d electrons and the electrons of ligands are more. The repulsion between axial d electrons and the electrons of ligands are more. The repulsion between axial d electrons and the electrons of ligands are more. So the 5d orbitals are no more degenerate in octahedral complexes. So the 5d orbitals are no more. So the 5d orbitals are no more degenerate in octahedral complexes when 6 ligands are approaching. The repulsion between axial d electrons and electrons of ligands are more, है ना. So the 5d orbitals are no more degenerate. समझ में आ रहा है? In octahedral complexes when ligands are approaching, है ना. When ligands are approaching, यहां तक ओके है, फुल स्टॉप. आगे लिखो. As the ligands are approaching towards the central metal atom or ion, as the ligands are approaching towards the central metal atom or ion, as the ligands are approaching towards the central metal atom or ion, as the ligands are approaching towards the central metal atom or ion, first the energy of d subcell having electron first the energy of d subcell having electron first the energy of d subcell having electron of central metal atom or ion lifted up and when ligands are very close and when ligands are very close and when ligands are very close d subcell when ligands are very close d subcell split into EG set and T2G set as shown. EG set and T2G set, है ना, एज सोन. अभी डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर एक लाइन और हम लोग लिखेंगे इसमें. ओके, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लॉजिकल लग रहा होगा आप लोगों को.
बोलो, सुनो बातें नहीं, अभी जो लाइन तुमने पढ़ा यहां तक क्रिस्टल फील्ड, उसके बाद वाला लाइन ये पूरा पढ़ना है राइट नाउ। क्या दिख रहा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मिला? क्या लिखा है? इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विथ 6 ligands सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स in metal d orbital and the electrons of the ligand। ये बात मैंने बता ही दिया। ये लाइन में कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्या लिख रहा है? such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand than when it is away from the ligand। ये भी बात सही लग रहा है। जो मेटल का डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है और जो लिगैंड का इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक दूसरे को फेस करेगा तो ये रिपल्सन और ज्यादा होगा। क्या लिख रहा है ये पॉइंट में? बड़ा अच्छा पॉइंट है। सच ए रिपल्सन इज मोर when the metal d orbital is directed towards the ligand then when it is away from the ligand। बड़ा अच्छा पॉइंट है, बोलो। अगर मेटल का डी इलेक्ट्रॉन और लिगैंड का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फेस करेगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, है ना? एग्जैक्टली यही होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो नीचे लिखा है, क्या लिखा है? Thus the dx square y square and dz square orbital which points towards the axis along the direction of ligand will experience more repulsion and will be raised in the energy। दिखा? इन दोनों को ज्यादा रिपल्सन क्यों मिला? क्योंकि ये दोनों डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, लिगैंड भी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। पांचों डब्बे में 2 डब्बे को ज्यादा रिपल्सन क्यों मिला? क्योंकि ये 2 डब्बे एक्सिस के अलोंग है, लिगैंड भी एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और ये 3 नॉन एक्सियल है। अभी डायग्राम भी दिखाया था आपको, है ना? समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। thus the dx square y square and dz square orbital which points toward the axis along the direction of ligand will experience more repulsion and will be raised in energy। the dxy yz and xz, है ना, orbital which are directed between the axis will be lowered in energy relative to average energy in the spherical crystal field। देख रहे हैं? पहले पांचों डब्बे की एनर्जी बढ़ी और उसके बाद 2 डब्बे का ज्यादा एनर्जी हुआ, 3 का कम हो गया, 3 का कम भी हुआ। जो एवरेज पांचों डब्बों की जो एवरेज एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में 2 की एनर्जी बढ़ी और 3 की कम भी हुई। मेरी बात आ रही समझ में? क्लियर है? Thus the degeneracy of d orbital has been removed due to the ligand metal electron repulsion in octahedral complexes to yield 3 orbital of lower energy, that is called T2G set, and 2 orbital of higher energy, that is called EG set। This splitting of degenerate label due to presence of ligand in a definite geometry is termed as crystal field splitting। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये लाइन आपको लिखना है अब, वो लास्ट वाला लाइन। ये मैं हटा सकता हूं? वो लास्ट वाला लाइन लिखना है, द स्प्लिटिंग। मुझे लगता है सेम तरीके से मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम जज्बात लिखा दिया है कॉपी में। बोलो, ये पेज का यहां पे जो भी बातें लिखी है ऑलमोस्ट वो कॉपी में लिखा दिया है। बस आपको लास्ट वाला लाइन लिखना है, दिस स्प्लिटिंग ऑफ, वो कॉपी में लिख लेना है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ क्या? degenerate labels due to presence of ligand in a definite geometry is termed as क्या? is termed as, बोलिए, is termed as what? बोलो, है ना? बस वहां तक लिख के रखो, आगे वाला लाइन मैं बताता हूं। अच्छा, वो भी लिख सकते हो आगे वाला, एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेलो नॉट, वो भी लिख सकते हो। एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेलो नॉट। मिला? इस पेज में जाना पड़ेगा ओम, जिस पेज में भी थे उसके लास्ट लाइन एकदम, दिस स्प्लिटिंग, फिर नेक्स्ट पेज के यहां पर। समझ गए? बोलो, एक बार फिर से सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या हो रहा था यहां पे देखो। सबसे पहले जब सेंट्रल मेटल एटम को लिगैंड अप्रोच किया तो सबसे पहले क्या हुआ? जब 6 लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच किया तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चे? उसकी एनर्जी क्या हो गई? लिफ्ट अप हो गई। बोलो, उसकी एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
जो एक्सियल वाला था उसको ज्यादा रिपल्सन मिला ना, तो 5d ऑर्बिटल फर्दर क्या हुआ बच्चे बताओ, 2 और 3 में बढ़ गए। सब लोग अब बोर्ड पे ध्यान देना, एकदम मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ ध्यान देना। ध्यान रखना, पहले हर डब्बे की एवरेज एनर्जी मान लेते हैं 10 है, हर डब्बे की एवरेज एनर्जी कितना है, 10 है। बाद में हर डब्बे की एवरेज एनर्जी 20 हुई। इनफैक्ट हर इलेक्ट्रॉन का यहाँ एनर्जी मान लो 10 है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है ना, जरूर नहीं 10 है, लेकिन 10 रह सकता है ना। हर इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी 10 है, ऐसा मान लो। बाद में जब 6 लिगैंड अप्रोच किया, तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इनर डी इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के बीच में पहले पूरी की एनर्जी बढ़ गई, हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी 10 से क्या हो गई, 20 हो गई। और जब लिगैंड और क्लोज आया, तो एक्सियल डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्सन हुआ, नॉन एक्सियल डी इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में कम रिपल्सन हुआ। तो यहां पे अब स्प्लिटिंग हुई, समझ में आया? इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, थोड़ा नया चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना। बैरी BA, ठीक है, बेरी सेंटर। यहां तक समझ में आ गया? सही है। अब ध्यान देना, इस पूरे जो T2J सेट EG सेट के बीच का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको डेलो बोला गया। क्या बोला गया? डेलो, है ना। ध्यान रखना, ये EG सेट है और ये T2G सेट है। यहां तक समझ गए? अब एक नया चीज यहां पे सीखोगे अभी, ये जो स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर यहां ऑक्टा है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, सही है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी चलेगा। ये बताओ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, अभी यह नया चीज सीख रहा हूं, क्या लगता है ये स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगा? दिस स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो फील्ड ऑफ लिगैंड पे, फील्ड ऑफ लिगैंड पे, मतलब बोल सकते हो नेचर ऑफ लिगैंड पे। किस पे? नेचर ऑफ लिगैंड्स। समझ रहे हो? सबसे पहले वो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिगैंड पे। अब मैं तुम्हें 2 कंडीशन देता हूं, एक आयरन एटम या कोई एटम सेंट्रल मेटल एटम +2 पे है और कोई सेंट्रल मेटल एटम +3 पे है। क्या लगता है, सेम मेटल अगर +2 पे है तो लिगैंड को ज्यादा पास बुलाएगा, या वही मेटल +3 पे है तो लिगैंड को ज्यादा पास बुलाएगा? +3 पे है तो लिगैंड को ज्यादा पास बुलाएगा। अगर वो लिगैंड को ज्यादा पास बुलाएगा तो रिपल्सन भी तो ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अगर लिगैंड बहुत पास आएगा तो ये स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा। समझ में आया? सिर्फ लिगैंड पे स्प्लिटिंग डिपेंड नहीं कर रहा है, स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? 6 लिगैंड आ रहा है तो उसके हिसाब से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? फील्ड ऑफ लिगैंड पे, नेचर ऑफ लिगैंड पे, एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पे कहीं ना कहीं देखो ऐसा लिखा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral complexes depends on the field produced by ligands and the charge on the metal atom ion। इस पैराग्राफ के नीचे, यहां पे नहीं, इधर, यहां पे, जस्ट यहां पे, the crystal field splitting delo depends upon the field produced by the ligand, that is the nature of ligand, and the charge on central metal atom or ion। देखो लिखा है, some ligands are able to produce strong field, कुछ लिगैंड है बच्चे जो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, इन विच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्जर, वेयर एज सम लिगैंड कैन प्रोड्यूस वीक फील्ड, और उस केस में स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी। मेरी बात आ रही समझ में यहां तक? एक और नया बात सीखना है अभी आपको कि बेरी सेंटर से ऊपर जो एनर्जी है वो 3/5 डेल O है प्लस में। पता है, यहां अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इतनी एनर्जी है। बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में, बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में यहां अगर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके औकात 4 इलेक्ट्रॉन की है क्योंकि 2 डब्बा है। पर इलेक्ट्रॉन
ये एनर्जी होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर। और T2G सेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो पर इलेक्ट्रॉन -2/5 डेलो होता है। ध्यान रखना, जो भी मैं यहाँ पे 3/5 डेलो लिखा है ना, वो है एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर। एनर्जी ऐसे लिख देता हूं, देखो, एनर्जी ऑफ ईजी सेट इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर। और ये जो लिख रहा हूं पूरा लाइन थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट विथ रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर। और -2/5 डेलो, ये एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट विथ रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर। हाँ ठीक है, चाहिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 3/5 डेलो। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी होगी, 3/5 डेलो इंटू 4। और बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -2/5 डेलो। यहाँ अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो -2/5 डेलो इंटू 6, बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? सो दैट देखो, ये इस तरह से लिया गया है कि नेट एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में 0 आ जाए, या नेट एनर्जी वही आ जाए जो एवरेज है। इसीलिए बेरी सेंटर के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई विथ रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर, और बेरी सेंटर के नीचे गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई विथ रिस्पेक्ट टू, ये पता है नीचे 3 बॉक्स है तो 2/5 है, वो भी नेगेटिव में। ये डेरिवेशन का पार्ट है, ये लॉजिकल भी है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव ना ले तो यहाँ पे एनर्जी कुछ ना कुछ ज्यादा मिल जाएगा। सो दैट यहाँ पे अगर इसी को रेफरेंस लेवल मान ले फ्यूचर में, इसको अगर रेफरेंस लेवल मान ले फ्यूचर में, तो फिर इस लाइन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी एनर्जी पॉजिटिव, और इस लाइन के नीचे जितने भी आएंगे उसकी एनर्जी नेगेटिव। समझ में है? और यहां पे देखो, अब ये पूरा पार्ट यहां तक अभी लिखना है आपको। देखो क्या लिख रहा है, द एनर्जी ऑफ 2 EG ऑर्बिटल विल इंक्रीज बाय 3/5 डेलो, and that of 3 EG set electron will decrease by 2/5 डेलो। मिला? बोलो। बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में EG सेट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 3/5 डेलो से, और जो T2G सेट में होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी 2/5 डेलो से। समझ में आया? तो एक बार आप चाहो तो फिर से ही डायग्राम बना सकते हो और ये पूरा पार्ट लिख सकते हो। ये डायग्राम फिर से बना सकते हो और पूरा पार्ट लिख सकते हो। सुनो, थोड़ा सा ना अभी साथ देना पड़ेगा, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है ना? 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आपको साथ देना पड़ेगा। ओके, अब अभी बाहर जाना मना है, ठीक है, जब तक क्लास खत्म नहीं होता है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए, ये थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसीलिए CFT ज्यादा अच्छा थ्योरी है। होता क्या है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, ये वाला पार्ट भी लिख लिया ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेलो किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड ऑफ लिगैंड एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कंसेप्ट, कल बताया था। नाउ यहाँ पे देखो क्या लिखा है एक चीज, इन जनरल लिगैंड कैन बी अरेंज्ड इन ए सीरीज in order of increasing field strength as follows। पता है क्या हुआ है, किसी मेटल को, सब लोग ध्यान दे, अभी लिखो मत, इधर ध्यान दे। हर मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाया गया विद डिफरेंट लिगैंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इतने सारे लिगैंड दिख रहे हैं, एक सीरीज है एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखो आयोडीन है, ब्रोमीन है, दिखा, SCN, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, दिख रहा है जी आपको। वी हैव ए लिस्ट ऑफ लिगैंड है, उस लिस्ट ऑफ लिगैंड में टॉप पे क्या है देखो तो CO। मेरी बात समझ रहे हो? आप ऐसे समझो बच्चे कि आयरन +2 के साथ या आयरन +3 के साथ, +2 ही ले लो, आयरन +2 के साथ पहले 6 आयोडाइड को रखा गया। आयरन +2 के साथ पहले किसको रखा गया, 6 आयोडाइड को। लिगैंड क्या रखा गया,
आयोडीन, उस केस में स्प्लिटिंग मिला डेलो नॉट 1। फिर जब हम बीच में यहाँ पे रख दिए फ्लोराइड, तब स्प्लिटिंग मिला डेलो नॉट 2। मतलब इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाया गया आयरन के साथ बाय डिफरेंट, इस तरह से बहुत सारे हुए, लास्ट में सीओ भी रखा गया, उस केस में कितना मिला, डेलो कुछ एन मान लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अलग अलग लिगैंड्स का कॉम्प्लेक्स बनाया गया ऑक्टाहेड्रल, हर केस में स्प्लिटिंग हुई। और पता है ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेलो, हर लिगैंड के केस में, हर कॉम्प्लेक्स के केस में एक्सपेरिमेंटली निकला, और ये दिखा कि ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग सीओ के केस में मिला, एक्सपेरिमेंटली निकला, मैं बताऊं, समझ में आ रहा है। एंड फिर इस स्प्लिटिंग एनर्जी को एक ऑर्डर में सजा दिया गया, जो सबसे ज्यादा स्प्लिट किया, हम ये बोल सकते हैं ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है, क्योंकि सीओ ने सबसे ज्यादा रिपेल किया होगा, एक्सियल डी इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में मिला, सीओ और मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन, यहां पे सबसे ज्यादा रिपल्सन मिला। तो जो लिगैंड सबसे ज्यादा रिपेल किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। मैं बताऊं, इसका एक्सपेरिमेंट तुम्हें थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन रफली बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसको एनर्जी पैकेट देते हैं, और वहां से जो कलर दिखता है उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि स्प्लिटिंग कितना है। समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स को अलग अलग एनर्जी पैकेट दिया, उससे उसका कलर दिखा, उस कलर से हमें पता चल गया कि इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है किसकी कम है। मतलब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है। जैसे आपको याद होगा, एक्सपेरिमेंट्स के वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था, और वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला था हमने। कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसकी मैक्सिमम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जैसे F2, और Li+ की मिनिमम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इन द सेम वे यहां पर भी एक सीरीज है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बोल्ड में लिखा है, सच ए सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो क्या लिखा है उसके आगे, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड सीरीज based on the absorption of light by the complexes with different ligands। बस इतना लाइन लिख दिया, उसके डिटेलिंग में गया ही नहीं। मतलब नाउ वी हैव द फील्ड ऑफ लिगैंड, कौन सा लिगैंड सबसे ज्यादा स्प्लिट करेगा, कौन सा लिगैंड सबसे कम स्प्लिट करेगा, ये हमारे पास एक ऑर्डर है, और ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। ऑल्दो तुम्हारे लिए ये ऑर्डर रट्टा मार है, हो सकता है यहां से 4 लिगैंड उठा के दे दे नीट में, जेई मेंस में, अब बोले ऑर्डर सजाइए किस लिगैंड का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे -I का ऑर्डर कैसे रटा था, +M का ऑर्डर रटा था, उसी तरह से ये ऑर्डर अब याद करनी पड़ेगी। या फिर तुमने IUPAC में प्रायोरिटी रटा था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप पे आता है, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है ना, उसी तरह से ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो यहां से अब जज्बात लिखना शुरू करो। इन जनरल वही लाइन लिखो जो एनसीईआरटी ने लिखा है। In general, ligands can be arranged in a series in order of increasing field strength as below. In general, ligands can be arranged in a series in order of increasing field strength as given below. ठीक है, उसमें प्रॉपर ऑर्डर भी सजा लेंगे। CO सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर साइनाइड, फिर EN, फिर अमोनिया। गौर करना, जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बना रहा है ना वो स्ट्रॉन्ग है। एक तो मैं रफ हेल्प कर देता हूं, अगर डोनर एटम कार्बन है तो वो स्ट्रॉन्ग वाले में जाता है। अब देखो CO CN इस सब में डोनर एटम कौन है, कार्बन है। उसके बाद डोनर एटम नाइट्रोजन वाला होता है, उसके बाद डोनर एटम ऑक्सीजन वाला है, और फिर लास्ट में डोनर एटम हेलाइड्स वाले हैं। ऑर्डर कैसे रटेंगे, अगर लिगैंड में जो लोन पेयर डोनेट करने की बात है, अगर वो जनरली इस तरह से ऑर्डर है बच्चे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलाइड, ऐसे
रफली थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपके लिए। लेकिन नाइट्रोजन में भी 4-5 है तो उसको याद करना पड़ेगा ना। नाइट्रोजन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ईएन, फिर अमोनिया, फिर ईडीटीए। नहीं, नाइट्रोजन का भी 4 का अलग अलग ऑर्डर है। और मैं बताऊं, थोड़ा सा मॉड्यूल वगैरह देखोगे तो इससे थोड़ा 2-4 लिगैंड और भी मिलेगा मॉड्यूल में। ये तो चलो एनसीईआरटी का है, 2-4 और एक्स्ट्रा मॉड्यूल में भी मिलेगा। जैसे NO2 माइनस यहाँ नहीं दिया, नाइट्राइट, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ लाई करता है, NO2 माइनस, है ना। तो मॉड्यूल में क्या कुछ इससे अलग दिया है, देखा है आपने? एक बार मॉड्यूल देखना है यहाँ पे, और मॉड्यूल वाला सीरीज भी अलग से लिखना है, उसको जगह छोड़ दो। ये तो एनसीईआरटी सीरीज है, वहां पे जगह छोड़ो, इन मॉड्यूल वो सीरीज भी लिखना है, ठीक है। बोलो, उसके बाद वाला लाइन लिखो, रुको मत। सच ए सीरीज इज टर्म्ड एज, सच ए सीरीज इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल। उधर क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी क्या मिला, एक, कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आगे, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड सीरीज मिला, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड सीरीज based on absorption of light by complexes with different ligands. मिला, based on absorption of, ठीक है। तो अभी क्या पता चला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड में क्या अंतर समझ में आया जी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा, स्प्लिट ज्यादा करेगा, कम करेगा? स्प्लिट ज्यादा करेगा। बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड स्प्लिट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अब देख यहां पे सब लोग, अगर मैं बोलूं कि FeCN होल 6 -2 और FeF6 -4 लिखना, सॉरी, इन दोनों में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये दे रहा हूं क्वेश्चन आपको, क्या अंतर आएगा ध्यान देना। पहले तो बताओ, अभी जो सीरीज सजाया, उस सीरीज के बेसिस पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है? वेरी स्ट्रॉन्ग। और फ्लोराइड कैसा है, वीक। स्प्लिट तो दोनों जगह होगा। देखना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा पता है, पहले पांचों, जब 6 साइनाइड जब अप्रोच करेगा तो इस पांचों डब्बों की एनर्जी बढ़ेगी, राइट। और यहाँ पे स्प्लिटिंग काफी ज्यादा होगा बच्चे, यहाँ पे स्प्लिटिंग, इसके नीचे भी मत लाओ, लेकिन स्प्लिटिंग यहाँ काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इस केस में डेलो नॉट है ना 1, काफी ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग काफी ज्यादा होगा। इस केस में भी देखो, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आयरन +2 पे ही है अभी भी, यहां पर भी सेम चीज है बच्चे। 5 डब्बे, जब 6 F- अप्रोच करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ स्प्लिटिंग कम होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा। यही अंतर है वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सेम रखा है, इसीलिए डेलो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, डेलो 2। यहाँ पे डेलो 1 किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ साइनाइड पे। और वहां पर भी किस पे डिपेंड करेगा। फर्क क्या हुआ देखो। अब बताओ, आयरन +2 का यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3t2g 3eg है ऐसा, इसमें गैप ज्यादा है इन दोनों में। अब बताओ, नॉर्मल Fe+2, नॉर्मल Fe+2 में 3d6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है इस 5 डब्बे में, 1 2 3 भर दिया, चौथा यहां जाए या यहीं पे भरे पहले, यही एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चे, आयरन अगर ले रहे हैं तो 3d6 है, लेकिन आपको पता है कि 3d6 साइनाइड के प्रेजेंस में 3 और 2 डब्बे में बढ़ चुका है, और जो 3 डब्बे पहले आता है उसकी एनर्जी बहुत कम है, और 2 डब्बे बाद में आता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। यही अंतर है, यहाँ पे ध्यान देना। इस केस में क्या होगा पता है, एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, यहां जाएगा ही। समझना, 6 इलेक्ट्रॉन जो भरना है ना, 1 2 3। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मन कर रहा है ऊपर जाने का। यहाँ पे पहले तो डीजनरेट था, तो हम लगातार 5 डब्बों को सिंगल ही भर रहे थे। अभी 5 डब्बे डीजनरेट तो है नहीं, तो अभी जब तक ये भरेगा नहीं ऊपर हम जाएंगे नहीं।
लेकिन यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे 3d6 है बच्चे, यहाँ पे भी 3d6 है। देखो गैप इतना कम है कि स्टिल ये डिजेनरेट है, यही वाली बात है, गैप उतना ज्यादा है ही नहीं, स्टिल वो डिजेनरेट है। तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में T2G सेट सिंगली भरेगा, फिर EG सेट सिंगली भरेगा, फिर पेयरिंग शुरू होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा, जब तक T2G सेट पूरा नहीं भर जाएगा ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पे दो टर्म है, एक है स्प्लिटिंग एनर्जी, एक है पेयरिंग एनर्जी। गौर करना, एक नया टर्म आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जैसे सिंगली भर गया ना T2G सेट, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे तो एनर्जी चाहिए। चौथा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ डाल रहे हैं उसके लिए मान लो 1 जूल चाहिए, और चौथा इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना है तो 100 जूल देना पड़ रहा है। तो क्या करना ज्यादा सही है, पेयरिंग। फिर से रिपीट करें, चौथा इलेक्ट्रॉन को अगर यहां हम पेयर कर रहे हैं तो एक पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। पेयरिंग एनर्जी मान लो 10 जूल है, और ऊपर अगर यहां नहीं पेयर नहीं करें, यहां ले जाएं तो उसमें 100 जूल लग रहे हैं। तो बेटर है कि पेयरिंग करें। मतलब अगर डेल ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तब क्या करना चाहिए, पेयरिंग करना चाहिए या सिंगली भरना चाहिए, पेयरिंग करना चाहिए। इस केस में देखो गैप उतना ज्यादा है नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन जब यहां भर गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां डालने के लिए मान लो 10 जूल लग रहा है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भेजने के लिए 5 जूल ही लग रहा है। मेरी बात समझे। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग से, तो पहले सिंगल ही भरो, पेयर मत करो। नहीं, वीक फील्ड में सिंगल ही भरेंगे। मतलब यहाँ पे पेयरिंग और दो ही केस है, एनसीईआरटी में भी दोनों केस यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जो पेज अभी पढ़ा उसमें 2 ही केस है, जो पेज अभी पढ़ा उसमें वही केसेस हैं 2। ठीक है, मेरी बात समझो। आज के बाद ना डी के 5 डब्बों के कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी के 5 डब्बों को 3 और 2 के टर्म्स में देखना, नजरिया बदल दो। कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 और 2 के केस में देखना। और अगर लिगैंड बहुत स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो पहले 3 डब्बा पूरा भर, फिर बचे तो ऊपर जा, नहीं बचे तो यहीं रह। समझ में आया। ये भी लिखने का टाइम नहीं दूंगा, घर पे देख के लिखना है। एक चीज और होमवर्क है, लास्ट 2 मिनट और, इसको हटा दें। कुछ सीखा इससे, पता है एक चीज आपसे पूछेगा, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CFT। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। डायमैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। आयरन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में पूछा जाएगा। समझ में आया। CFT का क्वेश्चन आ गया जेईई एडवांस लेवल तक का। यहां पूछ दिया कि इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन, ये कॉम्प्लेक्स में आयरन पैरा है या डाई है, इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अगर CFT नहीं आता, मैग्नेटिक नेचर आप नहीं बता पाओगे कॉम्प्लेक्स का। क्लियर है क्या क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और फ्यूचर में पता चलेगा, ये कॉम्प्लेक्स का इनर वाला 2 डब्बा खाली रह गया, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। देखो मजेदार बात, इनर का 2 डब्बा खाली हो गया। गौर कर, VBT अभी समझा रहा हूं थोड़ा सा। इनर का 2 डब्बा खाली रह गया, 6 लिगैंड को आना है, 6 डब्बा खाली चाहिए VBT के हिसाब से। इसका इनर का T2 वाला 3 डब्बा खाली है, 2 डब्बा खाली है। बाहर का 4s और 4p ले लेगा, 4s और 4p ले लेगा। इनर का 2 डब्बे D वाला ले लेगा। इसीलिए इस ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। ये क्वेश्चन भी पूछेगा, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन बताओ। मैंने बताया था अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। क्या किया, देखो अभी एकदम कितना लॉजिकल लग रहा है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया कि D2sp3 क्यों है। अच्छा, इधर वाले में बताओ, इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन पूछ दिया, क्या इसका इनर का डब्बा खाली है, एम्प्टी है, नहीं है। ये आयरन ना बाहर के डब्बे से काम चलाएगा। देख यहां तक आर्गन है, 3T2G3 Eg2 4s0 4p0 4d0। देखो 2 डब्बा इसका, 3 इसका, और इसके 5 में से 2 ये ले लेगा। समझ में आया। हाइब्रिडेशन में ये जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्प्टी डब्बे ही हाइब्रिडेशन में जाते हैं, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा पहले मैंने CFT क्यों पढ़ाया।
क्योंकि हाइब्रिडेशन पढ़ाना मेरे लिए और आसान हो जाएगा अभी। थोड़ा कनेक्ट हो रहा है? वीबीटी पढ़ाना एनसीईआरटी में सीक्वेंस अलग दिया है, मैक्सिमम टीचर पहले वीबीटी पढ़ाते फिर सीएफटी पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मेरे हिसाब से पहले सीएफटी पढ़ा दो तो वीबीटी में एक्सप्लेन करना कम पड़ेगा। क्लियर है? तो ये घर पे लिखना है, अभी को होमवर्क देता हूँ। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है सबको समझ में आ गया? मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, हाइब्रिडेशन बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, नेचर बताओ, पैरा या डाई। हटा दो ये, ठीक है। पता नहीं रिकॉर्डिंग सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, देखोगे तुम लोग तो फिर अभी तक तो सब सही लग रहा है। लास्ट होमवर्क है, ठीक है? देखिए यहां पे लिख रहा हूं डी इलेक्ट्रॉन्स, यहां डेलो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेलो लेस देन पेयरिंग एनर्जी। बताओ डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, अब हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी के 5 डब्बों को 3 और 2 देखने में आदत हो गया है। तो यहां पता है क्या लिखेंगे? T2G0 EG0, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पेयरिंग करने का जरूरत ही नहीं है। स्कैंडियम +3 D0 है, क्यों भरना है? अच्छा बताओ D1 अगर है, सेंट्रल मेटल के पास D 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भी क्या यहां भी सेम। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक तो टेंशन है ही नहीं बच्चे, बोलो 3 तक तो टेंशन ही नहीं है। D3 है तब T2G3 EG0, यहां भी सेम, कोई दिक्कत? अब यहां पे देखो D4 है, और D4 है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। कनेक्ट हुआ? स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, स्प्लिटिंग गैप बहुत ज्यादा है। पहले किसको भरेंगे? इसका औकात 6 तक है ना बच्चे, तो 4 तो एकोमोडेट कर लेगा, लेकिन अगर गैप ज्यादा नहीं है तब T2G3 इजी, T2G4 EG0, वहां क्या लिखना पड़ेगा? गैप ज्यादा नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। गैप ज्यादा नहीं मतलब 5वें डब्बे डिजनरेट है, 3 में पहले सिंगल ही फिर चौथा ऊपर, क्योंकि गैप ज्यादा है ही नहीं। बोलो तो अब क्या सारा काम मैं करूं? ये सब कौन करेगा? अच्छी बात है कि ये सब में दोनों फिर मैच कर जाएगा, ये सब में यहां तक तुमको अलग अलग दिखेगा। अच्छा बताओ D7 है तब क्या? D7 D7 बताओ क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, D7 है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले 3 डब्बे 2 डब्बे में बांटने हैं, और 3 डब्बे का एनर्जी बहुत कम, 2 डब्बे का बहुत ज्यादा। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा D7 में? T2G6 EG1, लेकिन D7 में यहां बांटना है तो देखो गैप कम है बच्चे, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन को डालना है, गैप कम है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 पेयरिंग कर, इधर पेयरिंग करेंगे ना फिर लोअर से, तो यहां पे शायद आ जाएगा T2G5 EG2। आया समझ में? अच्छा D8 में बता दो, चलो फिर से दूसरा केस यहां पे ले लेता हूं जिसमें गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है? देखो बताओ, एक में गैप बहुत कम है, एक में ये वाला फर्स्ट केस ये है। बताओ 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, कैसे रखें? जब तक ये भरेगा नहीं, ऊपर जाना नहीं है। 6 और 2 क्या लिख दें? T2G6 EG2। अच्छा इधर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो मैच कर गया दोनों फिर से, समझ में? D8 D9 D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव नहीं है। D1 से D3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम। सिर्फ D4 से D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में चीजें बदल जाती है। होमवर्क क्या है? ये पेज 100% पूरा पढ़ना है, फिर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग पढ़ के आना है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग पढ़ के आना है, कलर का रीजन पढ़ के आना है, कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों होते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन T2G सेट एंड EG सेट, उसके वजह से कलर है, सिंपल एक लाइन है।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में 30 से 40 मिनट CFT में ही जाएगा एंड देन VBT 30-40 मिनट हम लोग पढ़ पाएंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पढ़ के आना पड़ेगा आपको, है ना। थैंक यू सो मच।